बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक दोनों सीएनएस फार्माकोलॉजी के अंदर आते हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले दिन बताया था कि सीएनएस फार्माकोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर एनेस्थेटिक वाला नहीं आता, लेकिन फिर भी आप कर लो क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू या कोई ना कोई वाइवा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ तक कि ओएसपी के कोई क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी सीएनएस फार्माकोलॉजी की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेजर मेजर चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप ये देख लो कि जिन चैप्टर को मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो वो चैप्टर मेजर है। और 2 चैप्टर के आगे मैंने लिखा हुआ है कि इनके ऊपर डॉक्टर नजीब की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हो जाके। स्टार्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक। चाहे लोकल एनेस्थेटिक हो चाहे जनरल एनेस्थेटिक हो, इनका मेन फंक्शन होता है न्यूरोनल ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देना। लेकिन लोकल एनेस्थेटिक किसी पार्टिकुलर एरिया की सेंसिटिव ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है, पूरा ट्रांसमिशन को ब्लॉक नहीं करती। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या करती है कि जब किसी भी लोकलाइज्ड एरिया की, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा ये हैंड है, तो यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड एरिया की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सीएनएस के पास जा रही है, तो लोकल एनेस्थेटिक करते हैं कि सेंसिटिव ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या फ़ायदा हो जाएगा? इसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने इस जगह पे कोई ऑपरेशन करना है या कोई पेनफुल सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो पेन की सेंसेशन को सप्रेस कर देना, तो ये लोकल एनेस्थेटिक करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिस्ट्री। एक एस्टर, दूसरा अमाइड्स। एस्टर को भी 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और देयर मोड ऑफ एक्शन की कहाँ पे अप्लाई होते हैं। किसी का सरफेस एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल बेंजाकेन, कोकेन। कुछ का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करती है प्रोकेन, और सबसे लॉन्ग एक्शन है टेट्राकेन का। ठीक हो गया? ओके। अब आपको पता है कि किसी भी न्यूरॉन की सेंसिटिव ट्रांसमिशन को ब्लॉक करना है, तो आप इसके डीपोलराइजेशन वाले फेज को ब्लॉक कर दोगे। जो डीपोलराइजेशन वाला फेज होता है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक ही ड्रग करती है। ओके। और यानी ये ड्रग मेनली इस्तेमाल होती है लोकल एरिया के लिए, लोकलाइज्ड एरिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉर्निया के लिए इस्तेमाल होती है, आर्म के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आप इसको इंट्रावेनस डालोगे, अगर आपने लोकली अप्लाई ना किया बल्कि इंट्रावेनस अप्लाई किया, तो ये लोकल एनेस्थेटिक का दूसरे ऑर्गन के ऊपर, दूसरे टिश्यू के ऊपर भी एक्शन देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल हार्ट वगैरह। ओके। तो आपको बता रहा था कि जो एस्टर्स है सरफेस एक्शन के अंदर बेंजाकेन, कोकीन आ जाते हैं। अमाइड्स वाली कैटेगरी के अंदर लॉन्ग एक्शन के अंदर ब्यूपीवकेन और ओपीवकेन, BR याद रखना, BR। ठीक है। जबकि मीडियम एक्शन के अंदर लिडोकेन आ जाते हैं। अब इनकी केमिस्ट्री को देख लेते हैं। मोस्टली जो लोकल एनेस्थेटिक होती है या तो फिर एस्टर्स होते हैं, अमाइड्स होते हैं। किसके? बेंजीन डेरिवेटिव के। ओके। बेंजीन डेरिवेटिव के एस्टर्स हो सकते हैं, अमाइड्स हो सकते हैं। अब इनके अंदर जो सब ग्रुप्स होते हैं वो, जैसे अगर आपको पता है कि एस्टर के मजीद सब ग्रुप होते हैं ऑन द ड्यूरेशन, द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो कॉमनली यूज लोकल एनेस्थेटिक वो वीक बेसिस होते हैं। और आपको पता है कि अगर आपने वीक बेसिस को एलिमिनेट करवाना है तो आप यूरिन को एसिडिक बना दो। एसिडिक यूरिन के अंदर या लो पीएच के ऊपर ये वीक बेस हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। अब वीक बेसिस की वजह ये होती है कि इनके पास एक एटलीस्ट 1 आयोनाइजेबल अमाइन ग्रुप होता है। ठीक हो गया? जो कि एक प्रोटॉन को लेने के बाद क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है वो pKa ऑफ द ड्रग का pKa कितना है, और मीडियम ऑफ द पीएच, हमारा जो पीएच का मीडियम का पीएच क्या होता है। मेनली जो हमारे टिश्यूज़ का जो पीएच होती है, आपको पता है कि फिजियोलॉजिकली क्या होती है, 7.4 होती है। ओके। लेकिन अगर इन्फेक्टेड टिश्यू की बात करें तो वहाँ पे पीएच काफ़ी ज़्यादा एसिडिक की वैरायटी में चली जाती है, 6.4 की तरफ चली जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन वाले इन्फेक्टेड टिश्यू के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया आ जाती है जो पीएच को मजीद गिरा देती है। ओके। यानी कहने का मतलब कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है वो डिपेंड करती है पीएच ऑफ द मीडियम या पीके ऑफ द ड्रग। ठीक हो गया? अब इसके बाद चलते हैं फार्माकोकाइनेटिक की तरफ। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर अब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाती है। अब आपको पता है कि लोकल एनेस्थेटिक होती है स्पेसिफिकली शॉर्ट एक्टिंग होती है, ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर, और लोकली अप्लाई करने के बाद बहुत जल्दी ब्लड के अंदर आ जाते हैं। चूंकि ये बहुत जल्दी ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने उस एरिया की तरफ अगर कहती है कि इनका ब्लड फ्लो मिनिमाइज ना किया गया, तो फिर इनका एक्शन क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि कहीं और भागना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही देने के बाद आपने उस जगह का ब्लड फ्लो को कम कर देना है। उस जगह के ब्लड फ्लो को कम करने के लिए आप क्या अप्लाई करते हो? एपिनेफ्रिन अप्लाई करते हो। दैट इज़ वाई एपिनेफ्रिन प्लस लोकल एनेस्थेटिक इन दोनों को मिला के देते हो। लेकिन एक लोकल एनेस्थेटिक ऐसा जिसके साथ आप कोई एपिनेफ्रिन ऐड नहीं करते, क्योंकि ये वाला लोकल एनेस्थेटिक, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम ये कह रहे थे कि जब भी लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक के साथ हम कोई ना कोई सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग ऐड कर देंगे ताकि वो ब्लड फ्लो को उस की तरफ कम कर दे। अगर ब्लड फ्लो को ना कम किया गया तो दूसरी जगह पे भाग जाएगी। तो एक ड्रग ऐसी होती है कोकेन, उसके साथ आप कोई एपिनेफ्रिन ऐड नहीं करते, क्योंकि कोकेन के पास अपनी ही इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। आपको पता है कि कोकेन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ओके। ठीक है। लेकिन जो कहते हैं कि जो लॉन्गर एक्टिंग होती है, लॉन्गर एक्टिंग वो भी वेजोकंस्ट्रिक्टर के ऊपर रिलेटिवली लेस डिपेंडेंट होती है। लॉन्गर एक्टिंग के अंदर अगर आप इसकी बात करते हो तो इसके अंदर बेंजोकेन आ जाते हैं और आ जाते हैं
बेंजोकेन, सॉरी इसके अंदर टेट्राकेन आ जाते हैं, और इसके अंदर ब्यूपीवकेन और आ जाते हैं रूपीवकेन, जिसका मिमोनिक था ब्रा, या ठीक है BRT, TRT BR वगैरह से आप याद रख सकते हो। ओके, और जो सरफेस एक्टिविटी होती है, सरफेस एक्टिविटी का मतलब है कि जैसे आप सरफेस मेम्ब्रेन या म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो तो फॉरन ये सुपरफिशियल नर्व के ऊपर जाके एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये भी कुछ लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल सरफेस एक्शन कोकीन का और किसका होता है, कोकीन का होता है, और बेंजोकेन का देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि लिडोकेन और टेट्राकेन, इनके पास भी सरफेस एक्टिंग होती है, सरफेस एक्टिंग पावर होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, इनको मेटाबोलाइज करने वाला एक एंजाइम होता है जो प्लाज्मा के अंदर होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज या सूडोकोलिनेस्ट्रेज। एक होता है टिपिकल कोलिनेस्ट्रेज जो कि सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर होता है, लेकिन है सूडोकोलिनेस्ट्रेज। ओके, सूडोकोलिनेस्ट्रेज, इसी सूडोकोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी की वजह से इनकी जो हाफ लाइफ होती है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिफरेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग एक्टिंग के अंदर टेट्राकेन या सरफेस एक्टिंग के अंदर बेंजोकेन, कोकेन, और शॉर्ट एक्शन के अंदर आपने प्रोकेन के अंदर आपने ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। अब चूंकि इनका मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, तो अगर किसी का लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा तो फिर इनकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनकी टॉक्सिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपने क्या करवाना है, इनकी एक्सक्रीशन करवानी है, तो एक्सक्रीशन के लिए आपने इनकी आयनाइजेशन करवानी पड़ती है, और आयनाइजेशन के लिए आपने यूरिन को एसिडिक बनाना है। जो ही आपको मैंने बताया था कि अगर आपने वीक एसिड को बाहर निकालना है बॉडी से, तो आपने यूरिन को अल्कलाइन बनाना है, और अगर आपने वीक बेसिस को निकालना है तो आपने यूरिन को एसिडिक बना देना है। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, न्यूरॉन की जो डीपोलराइजेशन होती है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब लोकल एनेस्थेटिक ने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स सेल के अंदर कम हो जाएगा। जब सोडियम का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा तो फिर डीपोलराइजेशन भी नहीं हो पाएगी। जब डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी तो सेंसरी ट्रांसमिशन भी ब्लॉक हो जाएगी। जब सेंसरी ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगी तब आपको एनाल्जेसिया वाला देखने को मिलता होता है। अब जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, अब इन्होंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दे गेन एक्सेस टू द रिसेप्टर फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक और मेम्ब्रेन, यानी ये रिसेप्टर वाली साइड से या बाहर वाली साइड से, मेम्ब्रेन वाली साइड से, दोनों जगह पर जाके काम कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको नजर आ रहा होगा साइटोप्लाज्मिक डिफ्यूजन और दूसरा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर भी घुस के या साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज होकर दोनों जगह से काम कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म से भी डिफ्यूज करके आ सकते हैं, मेम्ब्रेन से भी डिफ्यूज करके रिसेप्टर पे आ सकते हैं। चूंकि ये ड्रग मालिक्यूल लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, तो जो मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उनको लिपोफिलिक होना पड़ेगा। लिपोफिलिक का होने का मतलब इनको अनचार्ज अनआयोनाइज्ड होना पड़ेगा। ठीक है, अनचार्ज और अनआयोनाइज्ड। लेकिन एक मरतबा सेल के अंदर आ गया तो जो आयोनाइज्ड ड्रग है वो उसको ब्लॉक करना शुरू कर देती है। ठीक है, जो आयोनाइज्ड ड्रग होगी वो बायोलॉजिकली एक्टिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एफिनिटी होती है इनकी सोडियम चैनल के लिए वो रेस्टिंग, ओपन और इनएक्टिव स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, यानी ये यूज डिपेंडेंट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। ओके, और ये खास तौर पे उन फाइबर को अफेक्ट करते हैं जो कि रैपिडली फायरिंग होते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ स्लोली फायरिंग फाइबर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल फाइबर है, थोड़ा रिलेटिवली लेस एक्साइटेबल फाइबर है, तो ये हाईली एक्साइटेबल फाइबर को उड़ा देती है, उसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। ओके, अब यहाँ पे एक MCQ लिखा हुआ है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम ज़्यादा होगा, हाइपर कैल्शियम के लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को बढ़ा देगा, जबकि हाइपर कैल्शियम के एक्शन को कम कर देगा। इसकी वजह आपने बतानी है, लेकिन इसकी वजह निकलेगी आयोनाइजेशन से। अब चलते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की तरफ। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पहले नर्व्स लिखा हुआ है, नर्व्स के ऊपर, और नर्व्स के अंदर भी, और इसके बाद दूसरे टिश्यूज होते हैं नर्व्स के ऊपर, क्योंकि हमारा तो मेन है नर्वस सिस्टम है। ओके, और ये क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी किस कैटेगरी के अंदर, या आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंट नर्व की सिलेक्टिव सेंसिटिविटी होती है, और इनको डिटरमिन करने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पहला, उस नर्व फाइबर का डायमीटर क्या है, माइलिनेशन क्या है, फिजियोलॉजिकल फायरिंग क्या है, एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है। पहला फाइबर का डायमीटर, जिस फाइबर का डायमीटर कहते हैं, जिसका फाइबर का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा उसको, उसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करना बहुत मुश्किल होगा। यानी जो जिनका डायमीटर काफ़ी कम होता है, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, तो पहला हो गया फाइबर डायमीटर। दूसरा आता है माइलिनेशन। चूंकि सी वाले की माइलिनेशन नहीं होती, तो यहाँ पे लिखा है कि जो माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उनकी ट्रांसमिशन बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी रैपिडली फायरिंग होते हैं। ओके, तो माइलिनेशन यानी जो इनकी सेंसिटिविटी होती है वो माइलिनेशन से बढ़ जाती है, इनकी सेंसिटिविटी होती है वो डायमीटर से कम हो जाती है। इसके अलावा जो कहते हैं कि जो पेन फाइबर्स होते हैं या जो पेन के फाइबर्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से फायर करते हैं, तो जो पेन सेंसेशन सेलेक्टिवली ब्लॉक होती है लोकल एनेस्थेटिक से। और यहाँ पे चौथी जो चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, फिजियोलॉजिकल फायरिंग रेट भी हो गया, एनाटॉमिकल लोकेशन। जो लिखा हुआ है कि जो फाइबर्स होते हैं पेरिफेरी के ऊपर, वो जो पेरिफेरी पे फाइबर पड़े हुए होते हैं बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कोर वाले फाइबर, क्योंकि जो उनको ज़्यादा कंसनट्रेशन का सामना करना पड़ जाता है। ओके,
तो ये आपने थोड़ा सा देख लिया होगा इनके सेंसिटिविटी वाला। ओके, सेंसिटिविटी तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी टाइप सी वाला की है, देन कम्स टाइप बी, देन कम्स टाइप ए, और टाइप ए को मजीद 4 में डिवाइड करते हैं, ई अल्फा, ई बीटा, ई गैमा और ई डेल्टा। अब इनके दूसरे टिश्यू के ऊपर एक्शन को देख लेते हैं। एंटी रिथमिक, आपको पता है कि कुछ एंटी रिथमिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो लिडोकेन है, लिडोकेन वाली पढ़ा होगा आपने 1C के अंदर, ओके नहीं सॉरी 1B के अंदर लिडोकेन वाला। अब जो बहुत सारी लोकल एनेस्थेटिक होती है वो ग्रुप 1 एंटी रिथमिक क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है, फॉर एग्जांपल लिडोकेन होती है। और इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक के पास वीक ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है, स्केलेटल मसल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, ये स्केलेटल मसल की न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जाके काम कर सकती है, उसको भी ब्लॉक कर सकती है, लेकिन रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और इसके अलावा कोकेन अगर यूज़ करेंगे तो कोकेन की वजह से मूड एलिवेट हो जाएगा। इसका एक्शन इस वजह से होता है कि कोकेन डोपामीन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करना शुरू कर देती है, ना कि लोकल एनेस्थेटिक एक्शन। तो कोकेन का मूड एलिवेशन फंक्शन है, ये इसके लोकल एनेस्थेटिक फंक्शन की वजह से नहीं होता। क्लिनिकल यूजेस की बात करते हैं तो क्लिनिकल यूजेस है कि ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए हम यूज़ करते हैं और इनको वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ मिला के देते हैं, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन। इसकी वजह से क्या होगा कि इनका क्या हो जाता है कि आपको डोज रिलेटिवली कम देनी पड़ती है और इसके साथ इनका जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर अप्लाई करने के साथ। और इसके अलावा जिनका ऑन सेट ऑफ एक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर एक्सेस ऑफ जिनके इंट्रासेलुलर एक्सेस को बढ़ा देता होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से वो सेल के अंदर आ जाएगा। सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग है वो है एटिकेन, सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग कौन सी होगी, एटिकेन। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक ब्लॉकेट भी प्रोवाइड कर सकती है इस्कीमिक कंडीशन के अंदर। अगर स्लो एपिड्यूरल इन्फ्यूजन अप्लाई करेंगे तो ये पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया वगैरह करवा सकती है, जिस तरह एपिड्यूरल ओपियाइड इन्फ्यूजन वगैरह करते थे। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव और ऑपरेशन के दौरान भी जो पेन वगैरह उसके सेंसेशन को भी ब्लॉक कर सकती है। तो फिर आपको 3 चार्जेस को मैंने हाईलाइट किया, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑटोनॉमिक ब्लॉकेड है, पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री या पेरी ऑपरेटिव, ठीक हो गया। इसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इनकी टॉक्सिटी वगैरह को देख लेते हैं। टॉक्सिटी पहले सीएनएस के ऊपर, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, दूसरा अदर टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर, और फिर इनकी ट्रीटमेंट वगैरह देख लेंगे। तो सीएनएस के अंदर लाइट हेडनेस काज करवा सकते हैं, सिडेटिव हिप्नोटिक वगैरह करवा सकते हैं, रेस्टलेसनेस एनिस्टाइकमेंस है, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन वगैरह करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में ले ली तो ये रिस्पायरेटरी और सीवीएस सेंटर को डिप्रेस कर देगी, बंदे की मौत भी हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट के अंदर जो कोकेन के अलावा तमाम लोकल एनेस्थेटिक वेजोडाइलेटर है, जिसकी वजह से कोकेन को हम एपिनेफ्रिन के साथ मिला के नहीं देते, बाकी सबको देते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बंदा जिसको पहले से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है और वो लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करेगा तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है। बुप्रोपिन एक रेसिक मिक्सचर होता है 2 आइसोमेर का, तो वो एरिथमिया और हाइपोटेंशन करवा सकती है। इसका जो एस आइसोमर है वो रिलेटिवली लेस टॉक्सिक होता है, तो एस से लेस टॉक्सिक 2 एस आ रहे हैं। इसके अलावा जो कोकीन होती है, कोकीन नोरेपिनेफ्रिन की रिएप्टेक को ब्लॉक कर देती है, ओके, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर की टॉक्सिटी काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो सकती है। और इसके अलावा कोकीन को अगर ड्रग ऑफ एब्यूज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस केस के अंदर आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है। इतनी ज़्यादा हाइपरटेंशन के सेरेब्रल इन्फार्क्शन हो सकता है, कार्डियक अरिथमिया और एमआई भी हो सकता है। अदर टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर प्रीलोकेन है, प्रीलोकेन एक प्रो ड्रग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं अल्फा टॉलिडीन। अल्फा टॉलिडीन हीमोग्लोबिन को मेथिमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगी, जिसको बोले कि मेथिमोग्लोबिनीमिया, और मेथिमोग्लोबिनीमिया काफ़ी सीवियर डिकम्पेंसेशन करवा देगा, जिसको पहले से कार्डिको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होगी। जो एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करवा देती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स वगैरह भी आ जाते हैं। इसके अलावा ये लोकली न्यूरोटॉक्सिक भी होती है, न्यूरॉन्स को उड़ा देती है, हिस्टोलॉजिकल डैमेज वगैरह करवा देती है। इनकी टॉक्सिटी को ट्रीट करना है तो फिर आप किस तरह से करोगे, इनके लिए कोई एंटीडोट नहीं होता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कन्वर्जन आ रहा है या टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन, तो उसको ट्रीट करने के लिए इंट्रावेनस डायज़ेपाम या शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल थायोपेंटल या थियोपेंटल। हाइपर वेंटिलेशन करते हैं अगर रेस्पिरेटरी सेंटर के डिप्रेशन है, ओके। अगर इसके अलावा अगर किसी को कन्वर्जन है तो कन्वर्जन को मिनिमाइज करने के लिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिटी स्पेसिफिकली ब्यूपिवेकेन की वजह से होती है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वो है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिपिड, जिसको बोलते हैं लिपिड रिससिटेशन। वो शायद में भी इसके अंदर यूज़फुल हो सकता होता है, क्योंकि अब उसके एक्शन को थोड़ा मिनिमाइज कर देगा। अब हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह को देख रहे हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, तो ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। इसके अलावा कोकीन का सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन भी होता है। व्हाट इज द मीन बाय व्हाट यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेड एंड स्टेट डिपेंडेंट ब्लॉकेड। अब यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, इसकी जो रीज़न है वो एंटी रिथमिक वाले चैप्टर से निकलती है। अगर आप एंटी रिथमिक में आओ तो वहाँ पे भी यूज डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था यूज डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट,
ओके तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है यूज़ डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट। यूज़ डिपेंडेंट का मतलब है कि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ओपनिंग चैनल होंगे उनको ज़्यादा ब्लॉकेज करवाएगा, तो ये होगा यूज़ डिपेंडेंट। और स्टेट डिपेंडेंट ये है कि किस स्टेट के अंदर है, फ्रीक्वेंटली डिपोलराइज स्टेट के अंदर है या रिपोलराइज स्टेट के अंदर है। तो ये यूज़ डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट वाला फंक्शन की बात हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप टेबल में आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, फॉर एग्जांपल लोकल एनेस्थेटिक, ये ओपन या एक्टिवेटेड स्टेट कहते हैं कि ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेट एक्सोन और कार्डिक सेल दोनों पे जाके बाइंड करते हैं मोर रेडिली टू ओपन, और इनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन हार्ट के अंदर और न्यूरॉन के अंदर कंडक्शन को ब्लॉक कर देती है। अब असल में मैंने बताया था कि हाइपरकलीमिया करता क्या है, वो इनके एक्शन को बढ़ा देता है। हाइपरकलीमिया असल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिपोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से ज़्यादा सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड स्टेट में चले जाएंगे, और जब इनएक्टिवेटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे, चूंकि लोकल एनेस्थेटिक इनएक्टिवेटेड स्टेट को फेवर करती है, तो फिर जो कंडक्शन ब्लॉक है वो रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन पे होना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़्यादा ब्लॉक करवा देगी। लेकिन जो हाइपर कैल्सीमिया है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हाइपर पोलराइज कर देगा, जिसकी वजह से जो सोडियम चैनल का ब्लॉकेज काफ़ी कम से कम हो जाएगा। टॉक्सिक इफेक्ट और ससेप्टेबिलिटी ये सब हम पढ़ चुके हैं, और लास्ट में हम ये भी देख लेते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन में एनाल्जेसिया वाला टॉपिकल यूज़ और इंजेक्शन अप्लाई करते हैं पेरीन्यूरल, एपीड्यूरल, सबरेक्नोइड, लेकिन इंट्रावेनस बहुत कम देते हैं। ये भी एनाल्जेसिया है टॉपिकल ओनली कोकीन और बेंजाकीन। अगर टॉक्सिक इफेक्ट को देखते हैं तो कोकीन वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, कोकीन अगर एब्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल करे तो हाइपरटेंशन, सीजर, कार्डिक एरिथमिया करवा देता है, जबकि ऊपर वाले अमाइड्स में वेजो डायलेशन देखने को मिलती है, सीनस में हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, एरिथमिया, यही सब चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिलती है, एक्सेप्शन होती है कोकीन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लोकल एनेस्थेटिक के तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने जनरल एनेस्थेटिक की वीडियो भी आज ही अपलोड कर देनी है।